जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश्वर सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हम लोगों ने यूपी जीके सीरीज का संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके चालू किया था, उसका आज ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी यानी कि पेट, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, या आप किसी भी यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से यह यूपी जी के सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप यह सीरीज पूरी देख लेते हो तो आपको उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की मिट्टी को समझने वाले हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सफिशिएंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले यूपी जी के सीरीज के लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा के आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को। आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मृदा होता क्या है। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत जो चट्टानों के टूटने से तथा वनस्पतियों एवं जीवों के अवसादों के मिलने से बनी होती है, उसे दोस्तों हम लोग मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी का अध्ययन किसे कहते हैं तो उसको पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ये हमारा मृदा से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मृदा में खनिज, जीवाश्म, जल एवं सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी का विभाजन। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं वो हमारे 3 से भाग कौन होने वाले हैं। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, और तीसरा है दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। दोस्तों, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाओं को 4 अन्य भागों में बांटा गया है जो हमारी हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को दोस्तों 2 भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है बांगर मृदा और दूसरा है खादर मृदा। इसके बाद आता है हमारा लवणी तथा क्षारीय मृदा, तीसरा है हमारा मरुस्थलीय मृदा, चौथा है भूमि मृदा, और 5वां रहने वाला है काली मृदा, जिसे हम लोग रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाओं को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए अब समझ लेते हैं दक्षिण के पठारी भाग की मृदा के बारे में। पहला है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के अंदर हमारी 2 मिट्टियाँ आती हैं। पहला है परवा मृदा, दूसरा है राकर मृदा। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है पीली मृदा का, और तीसरा होने वाला है काली मृदा का। और काली मृदा के अंदर भी हमारे 2 पार्ट आते हैं, पहला है मान मृदा और दूसरा है काबर मृदा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी को जो 3 भागों में विभाजित किया था उसको हम इस तरह से बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में। पहला है हमारा भाबर मृदा। प्रदेश का उत्तरी अर्थात भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित है, जो कि काफ़ी छिछली होती है। अतः जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। यहाँ वन एवं अनेक प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हमारे भाबर मृदा में केवल वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर कृषि कार्य असंभव होता है। तो आइए अब जान लेते हैं तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसादों, रेत, चिकनी मिट्टी आदि से हुआ है।
यहाँ भूजल स्तर ऊपर होने के कारण यहाँ मृदा नमी युक्त होती है। यहाँ मृदा नाइट्रोजन, मीथेन एवं जीवाश्म युक्त होती है। यहाँ पर जूट, धान और गन्ने की खेती होती है। तो ये हमारा भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाबर मृदा में कृषि कार्य करना असंभव है, लेकिन हम लोग तराई क्षेत्र की मृदा में जूट, धान और गन्ने की खेती को आसानी से कर सकते हैं। और तराई के क्षेत्र की मृदा में नाइट्रोजन, मीथेन एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, जिसमें हमारा पहला है जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसका निर्माण गंगा एवं यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव निक्षेपण से होता है। ये मृदाएं समतल भागों में अधिक विकसित होती हैं। जलोढ़ मृदा में चूना एवं पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। तो जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है उसमें हम लोग सभी फसलें उगा सकते हैं। इस मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांप मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। तो ये हमारा जलोढ़ मिट्टी के बारे में था। तो जैसा मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला था बांगर मिट्टी और दूसरा था खादर मिट्टी। तो आइए एक एक करके इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहला हमारा होने वाला है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर मृदा। यह मृदा सामान्यतः मैदानी भागों में ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। इन स्थानों पर बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता है एवं इस मृदा में कंकड़ और कठोर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई, भूड़ मिट्टी आदि के नामों से जाना जाता है। तो हमारी बांगर मृदा को दोमट, मटियार, बलुई, भूड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और बांगर मृदा में रबी की फसल ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब हमारा दूसरा होने वाला है, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो ये हमारा बांगर मृदा के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हमारा दूसरा आता है खादर मृदा, जो कि जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत दूसरा पार्ट होने वाला है। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है जो निचले भागों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बांगर मृदा में आपको पढ़ाया, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और हमारा खादर मृदा नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और ये निचले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। यहाँ मृदा महीन कणों और हल्के भूरे रंग की होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इस मृदा में चूना, पोटेशियम, जीवाश्म आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जूट एवं चावल की कृषि के लिए ये हमारी खादर मृदा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो ये हमारा खादर मृदा के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो हमारा जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत दो पार्ट थे, खादर और बांगर मृदा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं लवणी तथा क्षारीय मृदा की ओर। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने एवं किसानों के द्वारा भूमि में क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। तो ये हमारा लवणी मृदा के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम मृदा की कठोर परत से बनने से रोकता है। दोस्तों, जो हमारी लवणी मृदा होती है, यानी कि जिसे हम लोग क्षारीय मृदा के नाम से भी जानते हैं, यदि इसको कम करना है तो मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और जिप्सम मृदा की कठोर परत बनने से रोकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, लवणी मृदा यानी कि क्षारीय मृदा हमारे अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। हमारा अगला है यानी कि तीसरा, मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा
उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी ज़िलों जैसे कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि में पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारा आगरा और मथुरा राजस्थान से बॉर्डर बनाते हैं और राजस्थान हमारा मरुस्थलीय इलाका है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो हमारे पश्चिमी ज़िले हैं जैसे कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें खंडित होकर बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। इस मिट्टी में सिंचाई के द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। चौथा है हमारा दोस्तों भूण मृदा। गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूण कहा जाता है। यह मृदा हल्की, दोमट, बलुई होती है। तो ये हमारा भूण मृदा के बारे में था। अब हमारा पांचवा है काली मृदा, जिसे हम लोग रेंगुन मृदा के नाम से भी जानते हैं। लौह तत्व एवं जीवाश्म की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा कहा जाता है। इसे रेंगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। दक्षिण के पठारी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, दक्षिणी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महोबा, बांदा, चित्रकूट और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो हमारे दो दक्षिण के पठारी भाग की मृदाएं हैं वो हमारे केवल ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, दक्षिणी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महोबा, बांदा, चित्रकूट और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है, लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ यहाँ पर कई मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे कि लाल मृदा, परवा मृदा, माण मृदा, राकर मृदा एवं भोंटा मृदा आदि। तो आइए हम लोग एक एक करके इन मृदा के बारे में समझ लेते हैं जो हमारे दक्षिण के पठारी भाग में पाई जाती हैं। तो हमारा पहला होने वाला है लाल मृदा। यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौसी जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालूमय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। तो यदि आपसे पूछे कि लाल मृदा में उत्तर प्रदेश में किसकी खेती की जाती है, तो उसका आंसर होगा तिलहन और दलहन। और हमारी लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौसी जिलों में पाई जाती है। अगला है हमारा पड़वा मृदा। इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। यह मृदा हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्र विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में चना, मटर और ज्वार की कृषि की जाती है। तो आइए अब समझ लेते हैं तीसरा यानी कि माण मृदा के बारे में। यह मृत्तिका मृदा है जिसका रंग काली मृदा के समान चिकना व काला होता है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे कि शामली, हापुड़, बागपत आदि में पाई जाती है। यह मृदा जल के संपर्क के आने पर गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में कृषि कार्य करना कठिन होता है। तो ये हमारा माण मृदा के बारे में था। अगला है हमारा राकर मृदा, जिसे हम लोग राकर मृदा भी कहते हैं। यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। इसमें तिल और चने की खेती की जाती है। पांचवा है भोंटा मृदा। इसका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। आखिरी है हमारा दोस्तों अरावली प्रकार की मृदा। यह आगरा जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली मृदा है। इसका निर्माण
चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के अवसादों के कारण हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कुछ प्रदेश की मृदा का स्थानीय नाम। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुछ ऐसी मृदाएं हैं जिनका स्थानीय नाम थोड़ा सा अलग है, तो आइए वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा है नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार एवं सिल्ट बलुआ। इन सबको हम लोग खादर मृदा के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट एवं मटियार बलुई, इसको बांगर मृदा के नाम से जानते हैं। तीसरा है रेह, बंजर एवं कल्लर यानी कि लवणी तथा क्षारीय मृदा, इसे हम लोग ऊसर भूमि भी कहते हैं। चौथा है भूण मिट्टी, जो हमारे ऊंचे टीले पर पाई जाती है, इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं। पांचवा है रेंगुर, करेल या कपास मृदा, इसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और छठा है लाल मृदा, परवा मृदा, मार मृदा, राकर मृदा या भोंटा मृदा। इन सबको हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो आइए अब समझ लेते हैं मृदा अपरदन के बारे में। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाग कर ले जाया जाना अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जल के द्वारा अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश में यमुना एवं चंबल तथा इनकी सहायक नदियाँ द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन दो प्रकार से होता है। तो आइए दो प्रकार कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है जलीय अपरदन यानी कि वाटर इरोजन, और दूसरा है वायु अपरदन। वैसे तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में केवल जल के द्वारा ही अपरदन होता है, लेकिन मृदा अपरदन के दो प्रकार हैं, जो हैं हमारे जलीय अपरदन और वायु अपरदन। तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लोग जलीय अपरदन के बारे में। यह अपरदन मुख्यतः पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ क्षेत्रों में होता है। दूसरा हमारा है वायु अपरदन। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावित जिला आगरा एवं मथुरा है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। यह अपरदन मुख्यतः प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। तो ये हमारा अपरदन के बारे में था। तो आइए अब हमारा अपना दूसरा सेक्शन चालू होता है, जो होने वाला है 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन का। जितने भी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये हमारी दोस्तों उत्तर प्रदेश GK का पार्ट नंबर 4 है। उससे पहले यदि आप हमारे पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को देखना चाहते हैं तो उसकी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप उसका भी लिंक चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां से जा कर के आसानी से उत्तर प्रदेश के जितने भी पार्ट हुए हैं उनको आप सारे देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटावा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फैली हुई है और जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि तराई क्षेत्र की भूमि दलदली, समतल और नम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मृदाओं का स्थानीय नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मृदा। काली मृदा को उत्तर प्रदेश में काबर, मार आदि नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राकर मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर हमारे राकर मृदा पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा वायु अपर्दन से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भांबर एवं तराई क्षेत्र। यहाँ की मृदा सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलीय अपर्दन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन देखा जाता है और ये हमारा चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 से 7। जो हमारी सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होता है वो हमारा 6 से 7 के बीच लगभग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मृदा में चूना एवं पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में चूना एवं पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है और हमारे पश्चिमी क्षेत्र में आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जैसे ज़िले शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण करके। यदि दोस्तों हम लोगों को मृदा अपर्दन रोकना है तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल मृदा किस जिले में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प बी और सी दोनों, यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लाल मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर, झांसी में। मिर्ज़ापुर और झांसी ज़िले में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टी का यह पार्ट, जो कि पार्ट 4 था, यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे YouTube पर अभी भी जितनी भी क्लासें अपलोड हैं उन सब की PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यदि आप हमें अदर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर एक्स पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने PDF के लास्ट वाले पेज में ऐड करा दिया है। वहां से आप जाकर क्लिक करके आसानी से हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।